जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट इज वॉन वोल्यूब्रेन फैक्टर, जिसमें हमने मजीद एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, वॉन वोल्यूब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी। ठीक है, वॉन वोल्यूब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी हम डिस्कस करेंगे। क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वॉन वोल्यूब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी के अंदर हमने डिस्कस करना है सबसे पहले तो लेके कि VWF स्टैंड फॉर वॉन वोल्यूब्रेन फैक्टर is a glycoprotein which is produced by endothelial cells of the blood vessel. Cells of blood vessels. I think this point everybody should know कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग देखें। फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्टरी आर वेन, क्योंकि आर्टरी वेन दोनों से प्रोड्यूस होता है। दिस इज अ ब्लड वेसल। इन द ब्लड वेसल वी हैव इंटरनल लाइनिंग, these cells are called of endothelial cell। ठीक है जी, इस एंडोथीलियल सेल से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वाइबल पेलाडेबाडे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बताएं तो these are the endothelial cells and these cells produce a glycoprotein during bleeding which is known as von Willebrand factor। ठीक है, अब देखिए बहुत सी कंडीशन ऐसी है जिसमें एंडोथीलियल सेल की इंजरी होती है। जब ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो उसमें किस चीज की रिलीज कम हो जाती है? वॉन विलेब्रेंड फैक्टर की रिलीज कम हो जाती है। वॉन विलेब्रेंड फैक्टर 80% प्रोटीन होता है, 20% ग्लूकोज से बना होता है। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कोई बंदा आप लोगों से ये पूछे कि इसकी नेचर क्या है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। सम पार्ट ऑफ द वॉन विलेब्रेंड फैक्टर इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, सम पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब लेके व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वॉन विलेब्रेंड फैक्टर। इसकी फंक्शंस क्या है? नंबर 1, इट हेल्प इन प्लेटलेट एडहेशन। याद है, इट हेल्प इन प्लेटलेट एडहेशन। ये प्लेटलेट को एडहेस करने में हेल्प करती है, क्योंकि इस वॉन विलेब्रेंड फैक्टर के ऊपर एक रिसेप्टर होता है GP1B, और उस GP1B रिसेप्टर को क्या अटैच हो जाती है? प्लेटलेट। अटैचमेंट ऑफ प्लेटलेट टू GP1B इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेशन। और नंबर 2, it stabilize factor 8, it stabilize clotting factor 8। ठीक है, clotting factor 8, यहाँ पे आप लोग clotting factor 8 मेंशन करें और MCQs में यही आता है। इसलिए मैं कहता हूँ डेली के बेस पे क्लास किया करें। दिस क्लास इज मैटर फॉर द प्रीवियस, इसकी जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ी है। clotting factors are those protein in the body which help in coagulation। clotting factor 95% लीवर से बनती है, लेकिन एक clotting factor है जो एंडोथेलियल सेल बनाती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फैक्टर 8। अब फैक्टर 8 इस सेल से तो बनता है, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन कौन करता है? वॉन विलेब्रेंड फैक्टर। तो इस वजह से ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में भी काम करता है और इस वजह से सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में भी काम करता है। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे देखें वॉन विलेब्रेंड फैक्टर की नॉर्मल कंडीशन है। अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे लेके कि वॉन विलेब्रेंड फैक्टर इज यूजुअली डेफिशिएंट कंजेनिटली। बहुत सारे लोगों में इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? कंजेनिटली होती है, बाय बर्थ होती है। और एग्जाम में इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन ये है कि इसकी अगर जेनेटिक नेचर पूछा जाए, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ पे लेके इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए होती है, चाहे वो फादर से आ जाए या मदर से आ जाए। तो ऑटोसोमल में देखिए जब हम बायोकेम इंशाल्लाह पढ़ेंगे
उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन की और एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन की। उनमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर एक कंडीशन वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डिफिशिएंसी होगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये बात याद रखनी जरूरी है कि जो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है उसके हर प्रेगनेंसी में कितना परसेंट चांस होता है, 50% चांस होता है। ठीक है जी। तो ऑटोसोमल डिजीज हैज अ 50% चांस इन ईच प्रेगनेंसी टू ट्रांसफर इनटू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेके कि देखिए इसमें क्लिनिकल केस लिखते हैं, एग्जाम में एक केस आता है तो क्लिनिकल केस लेके और इस केस को आप लोगों ने हल करना है। ठीक है, बहुत आसान है। लेके a 22-year-old male presented to the clinic with EO stand for complaint of, ठीक है, complaint of excessive bleeding after minor cut, and on examination, OE stand for on examination, there is also bleeding spot on his skin, bleeding spot on his skin. Lab investigation shows, ठीक है, नंबर 1 हम जो टेस्ट करते हैं उसका एक नाम क्या है, बीटी, ब्लीडिंग टाइम, याद है। फिर नेक्स्ट एक टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पीटी, प्रोथ्रम्बिन टाइम, और नेक्स्ट इज एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये तीनों हमने पढ़े ना। तो इस बंदे की जब हमने ब्लीडिंग टाइम की है बीटी, दैट वाज प्रोलॉन्ग, वो क्या था, प्रोलॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीटी इट वाज नॉर्मल, पीटी क्या था, नॉर्मल। एवरीबॉडी नो कि पीटी वो टेस्ट है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। कौन से पाथवे, एक्सट्रिंसिक, और एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे, याद है कि नहीं। ओके, और यहाँ पे लेके एपीटीटी इज आल्सो प्रोलॉन्ग। भाई एग्जाम में आएगा तो यही केस आता है। इसमें पेशेंट को जनाब जो मसला है वो ब्लीडिंग ना रोकने का वजह है। ठीक है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जब थोड़ा बहुत इस तरह माइनर कट भी लग जाता है तो मेरी खून जनाब ज़्यादा देर तक चलती है, वो प्रॉपर टाइम पे रुकती नहीं है। और जब हम उस पेशेंट की स्किन को देखते हैं तो उसकी स्किन पे हमें ब्लीडिंग स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं। स्किन के ऊपर ब्लीडिंग स्पॉट्स का नज़र आना प्लेटलेट का मसला है। किसका, प्लेटलेट, ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग है। लेकिन किसी भी कट लगने के बाद ब्लड का ना रुकना इसका डीप ब्लीडिंग, उसका कहते हैं डीप ब्लीडिंग, वो किसका इशू है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का इशू है। क्लियर है। मैं दो बातें बताने लगा, ये ज़हन में रखें, ब्लीडिंग में भी सुपरफिशियल, ब्लीडिंग में भी डीप। सुपरफिशियल ब्लीडिंग वो ब्लीड है जो म्यूकोजा से हो जाए, जिस तरह नाक से खून आना, इस नेजल म्यूकोजा ब्लीड, ये कौन सा ब्लीड है, सुपरफिशियल। ब्लीडिंग का माउथ से होना सुपरफिशियल ब्लीडिंग है। फीमेल में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीड इज सुपरफिशियल ब्लीड है। स्किन के ऊपर दाग धब्बे ब्लड के नजर आना सुपरफिशियल ब्लीड है। लेकिन ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट कैविटी, ये क्या है, ये डीप ब्लीडिंग है। किसी भी कट लगने के बाद ब्लड का ना रुकना इज कॉल्ड डीप ब्लीडिंग। तो अगर एग्जाम में सर्जरी के बाद ब्लड ना रुके या ब्लड जॉइंट के अंदर जमा होती रहे तो वो क्या है, डीप ब्लीडिंग। और डीप ब्लीडिंग का मतलब किसका इशू है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का इशू है। सुपरफिशियल ब्लीडिंग का मतलब प्लेटलेट का इशू है। या तो प्लेटलेट है ही नहीं या है लेकिन काम नहीं कर रहे, या तो क्वांटिटी का इशू है या क्वालिटी का इशू है। इस बंदे में सुपरफिशियल ब्लीड का मसला है कि डीप का या दोनों का, इसमें दोनों का मसला है। ये कहते हैं कि माइनर कट के बाद ब्लड का ना रुकना दैट इज डीप ब्लीडिंग, लेकिन दाग धब्बे स्किन पे नजर आना दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्लीडिंग। तो उसका बीटी भी प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट का भी इशू है, बात समझ गए कि नहीं। लेकिन इस बंदे का एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग है, और एपीटीटी इज अ इंट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक पाथवे के जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें 8 है कि नहीं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर। तो इस बंदे में प्लेटलेट का नंबर ठीक है लेकिन क्वालिटी का मसला है, एडहेशन नहीं हो पाता। तो ऐसा चीज जो एडहेशन ना करे प्लेटलेट की और क्लॉटिंग फैक्टर किसको स्टेबलाइज ना करे, 8। तो इस बंदे को कौन सी डिफिशिएंसी है, वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डिफिशिएंसी।
है। बात समझ गए कि नहीं? वान वोलिब्रेन फैक्टर की जो फंक्शन अभी हमने पढ़ लिए, एक प्लेटलेट एडहेशन है और एक स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 है। बात समझ गए कि नहीं? तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर स्टेबलाइज ना रहे तो ब्लड रुक पाएगी नहीं। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 किस पाथवे में आता है? एंट्रिंसिक। और एंट्रिंसिक पाथवे का कौन सा टेस्ट है? एपीटीटी, वो प्रोलॉन्ग होगा। और प्लेटलेट एडहेशन ना होने की वजह से कौन सा टेस्ट प्रोलॉन्ग होगा? बीटी। लेकिन एक चीज इसके साथ एग्जामिनर ऐड करता है, प्लेटलेट काउंट बताता है। क्या बताता है? प्लेटलेट काउंट। तो काउंट कम हो गया नॉर्मल, काउंट विल बी नॉर्मल, क्योंकि वान वोलिब्रेन फैक्टर इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ द प्लेटलेट। ये प्लेटलेट क्या है? क्वालिटेटिव डिफेक्ट। इसके नीचे लेके डायग्नोसिस अगर आज एग्जाम में, तो आंसर विल बी वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी। याद रहेगी कि नहीं? और वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी जब भी आ जाए, we will take a detailed history of family, क्योंकि it run in the family, it is an autosomal dominant condition। क्लियर है? अब लेके another very important MCQs question they ask in the exam के which antibiotic used for van Willebrand function, van Willebrand factor function, anyone in the class? हाँ? नहीं, वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो वान विलिब्रेंड फैक्टर की फंक्शंस को देखने के लिए लेबोरेटरी में एज अ टेस्ट यूज किया जाता है? उसका नाम है रेस्टोसेटेन टेस्ट। रेस्टोसेटेन, ठीक है? ये उस दिन किसने पूछा था? आपने पूछा था, रेस्टोसेटेन। क्लियर है? तो दिस इज एंटीबायोटिक एंड दैट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ वान विलिब्रेंड फैक्टर। ठीक है? अगर किसी में आप वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी या इसका फंक्शन देखना चाहते हैं तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? रेस्टोसेटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेस्टोसेटेन टेस्ट क्या होता है? ठीक है ना? अब देखिए आसानी से इसके नीचे लिखे दिस इज एंटीबायोटिक, दिस एंटीबायोटिक इंक्रीज। अब देखिए इसका मेन काम क्या है? इंक्रीज, हाँ जी, द रिलीज ऑफ वान वोलिब्रेन factor from endothelial cell and more express, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, more express GP1B, excellent, GP1B to attach is more, very good, to attach is more platelet। भाई इससे एक चीज हमें पता चल गई कि रेस्टोसेटेन एक ऐसा एंटीबायोटिक है कि इट प्रोमोट प्लेटलेट एडहेशन। ये प्लेटलेट एडहेशन करना चाहता है क्योंकि एंडोथेलियल सेल से किसकी रिलीज को बढ़ाता है? वान वोलिब्रेन फैक्टर। और जितना वान वोलिब्रेन फैक्टर ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा क्या एक्सप्रेस होगी और उतना ज्यादा क्या लगेगा? इसलिए रेस्टोसेटेन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्लेटलेट एडहेशन। ये क्या कराता है? प्लेटलेट। इसलिए रेस्टोसेटेन इज अ प्रो कोआगुलेंट, ये कोआगुलेशन कराता है। ये क्या कराता है? कोआगुलेशन कराता है। बात समझ गए कि नहीं? और प्लेटलेट एडहेशन के बाद सबको पता है प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, फिर प्लग बनेगा, क्लॉट बनेगा कि नहीं? तो एक क्लॉट फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। क्लियर है? अब इधर देखिए इसका टेस्ट इस तरह होता है लेबोरेटरी के अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ये फॉर एग्जांपल इस तरह टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम पेशेंट को ब्लड लेते हैं, वीनस ब्लड लेते हैं। देखिए आम जो वीनस सैंपल लेते हैं पेशेंट से, और वो जो ब्लड है वो एक इस तरह टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। बात समझ गए? इधर सब देखे, ये पेशेंट की ब्लड है, इसमें पेशेंट की ब्लड के अंदर आरबीसी है कि नहीं? हाँ जी, आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी है और वान वोलिब्रेन फैक्टर्स भी होते हैं नॉर्मली हमारे ब्लड में। लेकिन एडम TH13 उसकी लेवल को बढ़ाने नहीं देता, वो हमने पढ़ा ना TTP में। अब ये सारी चीजें हमारी कंटेंट है किस चीज के? ब्लड के अंदर। अब हमने टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल दिया सिंपल के तौर पे, पेशेंट से ले लिया, फिर इस ब्लड को हम बाहर से एक एंटीबायोटिक ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है? रेस्टोसेटेन है। क्या है? रेस्टोसेटेन। अब इधर देखिए हमने इस एंटीबायोटिक की 1-2 ड्रॉप डाल दी इस ब्लड पे। जब रेस्टोसेटेन एंटीबायोटिक इस ब्लू शक्ल में आ जाए तो ये वान वोलिब्रेन फैक्टर की मौजूदगी में उसके ऊपर ज्यादा किसको एक्सप्रेस करता है? अगर वान वोलिब्रेन फैक्टर 1 मिनट में 1 GP1B देता है तो उसकी नंबर को 10 बनाता है। और जितना रेस्टोसेटेन की वजह से GP1B ज्यादा होंगे तो उस ब्लड के अंदर ज्यादा क्या अटैच होंगे?
तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 मिनट के अंदर वो ब्लड क्लाट की शक्ल में हमें नजर आएगी। क्या? क्लाट की शक्ल में। अगर आप किसी से ब्लड ले लें और टेस्ट ट्यूब में डालें और उस पर क्या चीज़ डाल दें, लेकिन रेस्टोसेटेंट डालने के बाद भी ब्लड क्लाट हो, तो इसका मतलब इस बंदे में वान वोलिब्रेन फैक्टर की क्लियर है कि नहीं? इसको रेस्टोसेटेन कहते हैं। तो नॉर्मली रेस्टोसेटेन इन द प्रेजेंस ऑफ वान वोलिब्रेन फैक्टर क्लाट द ब्लड। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर किसी में वान वोलिब्रेन फैक्टर की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो रेस्टोसेटेन टेस्ट के बाद देयर विल बी नो कोगुलेशन, इसमें क्लाट हो नहीं बनेगी। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो वान वोलिब्रेन फैक्टर की मौजूदगी हमें ब्लड में बताए, उसका नाम क्या है? रेस्टोसेटेन टेस्ट होता है। नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ वान वोलिब्रेन फैक्टर इट कैन क्लॉट द ब्लड, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी में इट कैन नॉट क्लॉट द ब्लड। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन इन दिस? नो। ओके, अब लिखे इसकी ट्रीटमेंट। अब हमने डायग्नोज कर दिया कि पेशेंट को वान वोलिब्रेन फैक्टर की क्या है? डेफिशिएंसी। तो अभी हम लिखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो नीचे लिखे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वान वोलिब्रेन फैक्टर। ओके, इसमें वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी में जो ड्रग दिया जाता है, हाँ जी, हमारे ने जो ड्रग का नाम दिया था, इसकी ट्रीटमेंट है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। इसका नाम क्या है? डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। एनईबी एग्जाम वाले प्लीज याद रखें, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन द एग्जाम, कि वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी को किस ड्रग से ट्रीट किया जाता है? डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये जो डेस्मोप्रेसिन है, इट इज नथिंग, इट इज द अनदर नेम ऑफ एडीएच हार्मोन। ये किस हार्मोन का दूसरा नाम है? एडीएच। नाम सुना है ना? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच का नाम है। डेस्मोप्रेसिन को यह नाम इसलिए दिया है कि डेस्मोप्रेसिन एक ऐसा ड्रग है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। क्या कराता है? हाँ जी, वेजो। भाई डॉक्टर का काम ये नहीं है। देखिए, शॉपकीपर को भी पता है कि यार सोर थ्रोट में कौन सा एंटीबायोटिक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम किस तरह करता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जब पेशेंट को दी जाती है तो इट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन। प्रेसिन का मतलब इट हैज अ प्रेशर इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। और जब हम वेजो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, तो एंडोथेलियल सेल से किसकी रिलीज को बढ़ाएंगे? वान वोलिब्रेन फैक्टर। अगर थोड़े बहुत है तो वो बढ़ जाएंगे और क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेके इट कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज वान वोलिब्रेन फैक्टर रिलीज। ये किसकी रिलीज को बढ़ाता है? वान वोलिब्रेन फैक्टर। क्लियर है? तो डेस्मोप्रेसिन एक ऐसा ड्रग है कि ये एंडोथेलियल सेल से वान वोलिब्रेन फैक्टर की रिलीज को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द रिलीज ऑफ वान वोलिब्रेन। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द वान वोलिब्रेन फैक्टर ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके। वान वोलिब्रेन फैक्टर के बारे में आखिर में एक नोट लेके, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो जनाब क्या है? यहाँ पे जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे कि इसमें दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक्चुअली इन केस ऑफ वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज के वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन, और ये ओसी के अंदर एनालिसिस स्टेप 2 में क्वेश्चन भी आता है, वाइवा के अंदर। मोस्ट कॉमन inherited, what is inherited? by birth inherited bleeding disorder। ठीक है, देखिए बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और उसकी जो रीजन है वो बाई बर्थ है। लेकिन अगर जितनी भी डिजीज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर बाई बर्थ, उनमें से अगर मोस्ट कॉमन है तो वह वान वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी है। इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी पेशेंट आए, वो कहे डॉक्टर साहब कट लगने के बाद उसकी ब्लड नहीं रुकती और उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो किस चीज को ध्यान में याद रखना है? वान वोलिब्रेन फैक्टर। क्योंकि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पूरी दुनिया में, न कि सिर्फ पाकिस्तान में। ठीक है ना? तो वर्ल्ड वाइड है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। देखें, एक्चुअली इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट के क्लिनिकल केस के जरिए मैं समझा दूँ। ये केस ये भी लिखे, फिर इसकी थ्योरीज के साथ कंपेयर करते हैं। क्लिनिकल केस ये केसेस के अंदर ही आता है। लेकिन अब मैं
upon in Muslim community came to the clinic with history of HO stand for history of profuse bleeding after circumcision. ठीक है, circumcision is a surgery. ठीक है, तो after circumcision and also by pressing the tip of penis not stoppable. Investigation shows platelet count is normal. BT mean bleeding time normal. देखिए किसी भी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग का होना डीप ब्लीडिंग है कि सुपरफिशियल, ये डीप ब्लीडिंग है, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर का ज्यादातर इशू है पीटी नॉर्मल, लेकिन एपीटीटी इज प्रोलॉन्ग। एपीटीटी इज प्रोलॉन्ग। अब इस बच्चे के अंदर बाय बर्थ कोई क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और डीप ब्लीडिंग का मसला है इसको। इस बच्चे के अंदर अकॉर्डिंग टू द गिवन हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन इसका एक्सट्रिंसिक पाथवे का मसला है कि इंट्रिंसिक का। हाँ जी, पहले तो ये चीज बार बार ज़हन में याद रखे कि पीटी इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। जिसने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर प्लीज जाकर देखे और वो पढ़ के आए, फिर ये आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। पीटी का मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे, एपीटीटी का मतलब इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर है? इस बच्चे के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर का इशू है वो प्लेटलेट में है कि क्लॉटिंग फैक्टर में, फिर एक्सट्रिंसिक में है कि इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ फैक्टर लिखवाए थे 12, 11, 8, 9, ठीक है। उन सब में से 99% अगर बच्चों में बाय बर्थ डेफिशिएंसी की चांस है वो 8 की होती है। क्या होती है? 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। इस बच्चे के अंदर मोस्ट लाइकली कौन सी फैक्टर की कमी है? 8। और ऐसा कंजेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो इसको हीमोफीलिया ए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया ए। तो यहाँ पे इसकी जनाब जो डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंस एंड अकोरेंस इन अ फीमेल दैट शुड बी हीमोफीलिया ए। क्लियर है? हीमोफीलिया ए इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस लेके फैक्टर 8 कंसंट्रेट देते हैं। क्या देते हैं? फैक्टर 8 कंसंट्रेट। हॉस्पिटल के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जैसा ड्रग हमारे पास मौजूद होता है, उसका नाम क्या है? फैक्टर 8 कंसंट्रेट। क्योंकि इसमें कमी ही फैक्टर 8 की है तो हमने बाहर से ड्रग भी फैक्टर 8 वाली देते हैं। तो फैक्टर 8 कंसंट्रेट ये ड्रग का नाम है, ये देते हैं। अगर ये मौजूद नहीं है तो शायद ये वर्ड भी आप लोगों ने याद सुना हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, ये ब्लड की तरह हम ट्रांसफ्यूज करते हैं और इसके अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर 8 की एक्टिविटी होती है। या तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दें बच्चे को, या तो हम बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रोवाइड करें। अब ये कंजेनिटल मसला है, उसको रिवर्स कर सकते नहीं। तो ये फैक्टर 8 देने के बाद जब इसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो हम आगे पेरेंट्स को बताते कोशिश करें कि ये उस बच्चे को जनाब किसी ऐसी जगह पे ना छोड़े जहाँ पे उसको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होती है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको फैमिली वाले भी काउंसिल करते यार आप बचपन में इस तरह से आपसे बहुत ज़्यादा खून गया था तो आप कोशिश करें कोई नोकदार चीज़ या इस तरह जो शार्प ऑब्जेक्ट है उससे अपने आप को बचा के रखे। ठीक है, क्योंकि वरना इन लोगों में फिर ब्लड आसानी से नहीं रुकती। तो
कहने का मतलब हीमोफीलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर एक एबनॉर्मल टेस्ट आ सकता है वो क्या है, APTT। वजह यह है कि हीमोफीलिया में किस फैक्टर की कमी है, 8 की, और 8 फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। और ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट जो इंट्रिंसिक पाथवे की मेजरमेंट बताए उसका नाम क्या है, APTT है। अब यहाँ पे नीचे लेके नोट में 2-3 चीजें इसके साथ ऐड करें। देखे एग्जाम में फॉर एग्जांपल देखे अगर हम हीमोफीलिया इसको इस तरह मिड में लेके काफी में मिड में लेके और इसको डिवाइड करें इस तरह 3 में, हीमोफीलिया को फर्दर हम डिवाइड करते कितने टाइप्स में, 3 में। नंबर 1 इज हीमोफीलिया ए, ठीक है, ए को हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया बी, अनदर इज हीमोफीलिया सी। ये याद रखें, हीमोफीलिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 3, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर इज के एग्जाम में आ जाए कि जो हीमोफीलिया बी है इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रिसमस डिजीज। ये भी एग्जाम में आता है, हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज, ठीक है। सिर्फ इसमें याद रखें कि हीमोफीलिया ए वो कंडीशन है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर किसकी कमी होती है, 8 की। वेरी गुड, ठीक है। हीमोफीलिया बी एक ऐसी डिजीज का नाम है जिसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। कौन सी फैक्टर की, 9 की। ये सारे एग्जाम में आते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के नाम लिखवाए थे कि नहीं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम था क्रिसमस फैक्टर, जिस वजह से इसका नाम क्रिसमस डिजीज भी है, ठीक है। और यहाँ पे लेके फैक्टर सी, ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है। बात समझ गए। अगर अब ये एक पॉइंट है भाई आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूएसएमएलई और प्लेब की क्वेश्चन है। एक बच्चा है, वो पेरेंट्स लेके आए कि जनाब कट लगने के बाद उसकी ब्लड नहीं रुकती और इसकी जनाब कौन सी टेस्ट प्रोलॉन्ग है, तो आपके जहन में है कि हीमोफीलिया का केस है। अब ये नहीं पता कि हीमोफीलिया ए है, बी है या सी है, तो हम इसको फिर कैसे फैक्टर 8 लेते हैं। इसका एक वजह यह है कि हीमोफीलिया के तीनों टाइप्स में से 85% हीमोफीलिया क्या होता है, ए, जो ज़्यादा कॉमन है तो हम वो ज़्यादा सोचते हैं। फिर 10% चांस है कि हीमोफीलिया बी हो जाए और 5% चांस किसकी है, हीमोफीलिया सी की होती है। भाई आपके पास बच्चा लेके आए पेरेंट्स और उसकी ब्लड रुकती नहीं है, आपके जहन में उसको हीमोफीलिया क्या है, ए है, तो हम कौन सा कंसंट्रेट स्टार्ट करेंगे, 8 देने के बाद भी ब्लड नहीं रुकती, तो फिर सोचना चाहिए कि शायद ये वो बच्चा है जिसमें हीमोफीलिया क्या हो सकता है। तो हम फिर 8 को रिप्लेस किससे करेंगे, 9 से रिप्लेस करेंगे। 9 के बाद भी अगर ब्लड ना रुके तो रेयर केसेस में शायद ये वो बच्चा है जो किस परसेंटेज के अंदर हो, 5, तो फिर कौन सा फैक्टर देंगे, 11 देंगे। चाहे हम 8 दे, 9 दे या 11 दे, दोनों के साथ हम किसको ऐड करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ऐड करते हैं। ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये बच्चे की कोआगुलेशन को बेहतर बनाती है। एक तो इससे कोआगुलेशन इंप्रूव होगी और दूसरा है कि बच्चे को फैक्टर 8, 9, 10 की टॉलरेशन, 11 की टॉलरेशन भी आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह केस आ जाए तो हमें सोचना है कि मे बी द पेशेंट इज हीमोफीलिया ए बिकॉज इट इज मोर कॉमन। फिर अगर ये नहीं है तो फिर बी है, फिर ये सी है। पीएमडीसी में या एनएलई के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, चलो अभी तो एनएलई स्टेप 1 में थोड़े से सिनेरियो बेस है, फिर तो पीएमडीसी वाले बहुत आसान। हीमोफीलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश, क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 8। अब देखें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग कहोगे ये तो बहुत आसान है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए, ये आसान इसलिए कि आप लोगों ने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा हो उसको क्या पता कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, क्लियर है कि नहीं। तो बहुत से लोग पीएमडीसी या पीएमसी एग्जाम में मुझे इस तरह कॉल किया, अभी आप लोगों को पता है एग्जाम 25 मार्च को आने वाला है, मेरे पास 3-4 लोग ऐसे भी है वो कहते हैं कि सर हमने 10 से स्टार्ट करना है तैयारी, और कहते हैं हमें ऐसी चीज़ बताए जो एग्जाम में हम पास हो जाए, क्लियर है ना। स्टूडेंट वो नहीं है जो एग्जाम के 15 दिन पढ़ना स्टार्ट करे, स्टूडेंट वो है जो पहले से पढ़े। देखिए पीएमसी का एग्जाम जो आप लोगों में फर्स्ट ईयर वाले है उसका कब है, 6 साल बाद है इंशाल्लाह। वैसे जो थर्ड ईयर वाले है उसका 3 साल बाद है इंशाल्लाह। लेकिन पीएमसी का एग्जाम कितने घंटों का होता है, 2 घंटों का होता है, 3 घंटों का होता है मैक्सिमम, और इस पर मेहनत चेक किया जाते हैं पिछले 6 साल की। आप लोग जो 6 साल की मेहनत है वो 3 घंटों में बस रंग लाती है, कह रहे आपके है कि नहीं है, क्लियर है। तो सिर्फ ये होना ये ना होना,
और गऊ में कोई नहीं जानता कि ह्यूमरस किधर है, स्प्लीन की ब्लड सप्लाई आपको है जो यार आप इससे वो कहते पास हो के फेल हो, ठीक है ना। चाहे आप 0.1% से भी फेल हो, कहते मैंने आपको नहीं बताया तुम नहीं कर पाओगे, क्लियर है ना, है ये पैसे जाया करके आए हो। उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर हमने मेहनत कितनी की है, ऐसा है कि नहीं। वो बंदा आप पे कमेंट करेगा जिस बंदे की जनाब किसी बाजार में मुर्गा बेचने वाली शॉप जो है इस्लामाबाद वाले टेस्ट का क्या बना, क्लियर है कि नहीं। अब उसको ये नहीं पता कि इस्लामाबाद वाला टेस्ट होता कैसे है, क्लियर है कि नहीं। कहने का मतलब ये है हमें लोग कब रिवार्ड करते जब हम पास हो जाते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो कोशिश ये करनी है पास। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं उस बंदों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ रियली जो पढ़ के भी दोबारा आते। ये मैंने एक जूनियर है ना मेरे यूनिवर्सिटी का, फिर इसका सीनियर है हमारा जूनियर है, वो अभी कब किधर है, वो CPS पार्ट 1 के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ एनालिस्ट स्टेप 1 भी ले रहा है। वो क्या कहते हैं कि मैंने सर PMDC पास की लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैंने पास की थी, समझ गए कि नहीं। वो बंदा हाउस जॉब भी कर चुका है, उसके पास RMP भी है माशाल्लाह, वो FCPS पार्ट 1 भी अभी देगा, फिर भी वो कहते हैं सर मुझे एनालिस्ट स्टेप 1 पढ़ा है, क्योंकि वो कहते हैं सर जो चीज़ पता नहीं मैं पढ़ता मुझे तो समझ नहीं आती। अब पता ये क्यों उसको ये चीज़ समझ आ गई, वो माशाल्लाह जॉब कर रहा है, क्लिनिक कर रहे हैं, 10 15 20 पेशेंट देख रहे हैं, कहते पेशेंट के अंदर मजा नहीं आ रहा क्योंकि नॉलेज, समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशन 5 महीने सारे गुजारोगे, लेकिन आखिर में सबकी नॉलेज यहाँ पे एक जैसी नहीं होगी, किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा किसी ने कम पढ़ा होगा, बंदा वो है जो यहाँ से कुछ लेके जाए, समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब ऐसा पढ़े कि 2 साल बाद फिर कॉल ना करे कि सर मुझे फिर से पढ़ाए, 2 साल बाद कॉल करे कि सर मुझे असेंबली के तरीके बताए, स्लैब के तरीके बताए, आगे जाने की कोशिश करे, पीछे आने की कोशिश ना करे, समझ गए कि नहीं। तो बहुत से लोग आपको कहेंगे ना कि अभी से ना पढ़ो, मैंने पढ़ा था कि मेरे पास हो गया, ठीक है ना। वो बंदा हाँ आप पे कमेंट वो करेगा जो खुद नहीं पढ़ता, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत लकी है, और हमें तो पता नहीं था, हमें 4th ईयर में पता चला था कि PMDC एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। हमें तो कंसल्टेंट ने बताया था कि आप लोग डॉक्टर बन गए, ठीक है ना। कहने का मतलब 1st ईयर 2nd ईयर में जो बंदा अभी से पढ़ेगा इंशाल्लाह इसका आप लोग आउटपुट 2 साल बाद पता चलेगा, बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को आखिर में एक चीज बताई थी ना, 2 महीने पहले जो बंदा इधर आया था और या 1 दिन पहले जो आया था वो आज कुछ और है। पढ़ोगे तो कुछ बनोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसका एक क्वेश्चन ऐड करें MCQ, जो हीमोफीलिया ए है इसका MCQ आता है कि हीमोफीलिया ए की जो डिजीज है इसकी जनाब जेनेटिक पैटर्न क्या है या जेनेटिक इनहेरिटेंस, तो लेके एक्स लिंक रिसेसिव, ये क्या होता है एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव इसका मतलब हीमोफीलिया के पेशेंट वो होते हैं जिसका डिफेक्ट किस क्रोमोसोम पे होता है एक्स, इसलिए ये बॉयज को अफेक्ट करती है, ठीक है। एक्स लिंक के जितने भी मसले हैं इट मोस्टली अफेक्ट दी बॉयज, ठीक है। हीमोफीलिया बी लेके एक्स लिंक रिसेसिव, सेम हीमोफीलिया बी भी क्या है एक्स लिंक रिसेसिव है। अब देखें ये भी एक्स लिंक, तो मेल में ज्यादा कॉमन है कि फीमेल में, मेल में, ठीक है। और MCQ ये है कि जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये इसमें डिफरेंस है। हीमोफीलिया ए और बी दोनों की ज्यादातर चांसेस मेल में है, क्योंकि इसका मसला किस क्रोमोसोम पे है एक्स पे है। हीमोफीलिया सी मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वी हैव 23, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है, सबको पता है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आखिर जो पेयर है या तो वो एक्स एक्स या एक्स वाई, तो अगर एक्स एक्स से फीमेल जेंडर है एक्स वाई है तो मेल है। इसके अलावा जो रिमेनिंग कितने पेयर थे 22, ये मेल फीमेल में सेम होती है। अब देखें इन 23 में से कितने पेयर है जिससे हम 6 मालूम करते हैं, एक पेयर है या एक्स एक्स या एक्स वाई। ये 22 हमें सेक्स अब या जेंडर नहीं बता सकती। दोस क्रोमोसोम विच डू नॉट डिफरेंशिएट सेक्स ऑफ द पेशेंट इज ऑटोसोम, इसको क्या कहते हैं। तो इस 22 में से कहीं पे भी मसला आ जाए उसको ऑटोसोमल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर 6 क्रोमोसोम के एक्स पे जो इशू आ जाए चाहे मेल हो या फीमेल तो उसको हम एक्स टू लिंक कहते हैं। फीमेल टू एक्स एक्स है ना, एक खराब हो जाए तो दूसरा फिर भी है, हम में एक खराब हो जाए दूसरा नहीं है, इससे एक्स लिंक ज्यादातर मेल को अफेक्ट करती है, ठीक है जी।
ऑटोसोमल रिसेसिव हीमोफीलिया सी है, और जो फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया बी है, और जो ए है रिसेसिव है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, हाँ जी, रिसेसिव के लिए अगर मेल है फॉर एग्जांपल ये, और फॉर एग्जांपल इस तरह, और ये फीमेल है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल ने तो ऑलवेज कंट्रीब्यूट क्या करना है, एक्स करना है। अब जो आने वाले बच्चे की जेंडर है, आया वो मेल है या फीमेल, वो किस पर डिपेंड है, और सोसाइटी में फीमेल को ब्लेम किया जाता है। ठीक है ना, ये भी गलत चीज है, क्योंकि मेल फीमेल की जो आने की जो ऑफस्प्रिंग की जो नेचर है, वो कंट्रीब्यूशन अब मेल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, अगर यहाँ से एक्स आ जाए तो फीमेल सेक्स होगी, अब इसने तो एक्स ही देना है, एक्स है, तो इसके साथ वाई मिल जाए तो ये मेल पे भी होगी। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि क्रोमोसोम, अगर देखिए फीमेल में ये क्रोमोसोम अफेक्ट है, इसमें जनाब ये खुद जनाब कैरियर है, ये क्या है, कैरियर। इसने ये डिफेक्टिव क्रोमोसोम दिया, डिफेक्ट उसके साथ क्या मिल गया, वाई, तो वाई होगा, लेकिन इसमें डिजीज होगी, क्योंकि इसको दबाने के लिए दूसरा एक्स तो नहीं है। अगर ये आ जाए डिफेक्टिव, लेकिन ये आ जाए, तो फिर ये है कि नहीं, तो फिर ये फीमेल भी कैरियर बन जाएगी। तो फीमेल एक्स लिंक के लिए खुद कैरियर होती है, वो आगे डिजीज जरूर दे सकती है, लेकिन खुद उस पर सिम्टम अपेयर नहीं होते, अपेयर होते हैं तो सिर्फ किस पे होते हैं, मेल पे होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, यस, देखिए एक्स है ना, एक्स फीमेल ने तो एक्स ही देना है, हाँ एक फीमेल वो कैरियर है, लेकिन वो नॉर्मल एक्स शेयर करे और वाई आए, तो फिर दिस वाई विल बी नॉर्मल। ठीक है, अब इसने डिफेक्टिव दिया और इसने वाई दिया, अब इस एक्स की जनाब डिफेक्ट को कम करने के लिए करस्पॉन्डिंग एक्स तो नहीं है ना, तो फिर इस पर डिजीज आएगी, दिस विल बी अ डिजीज वाई। ठीक है ना, इसके अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज आएगी। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू हर के इसका कोई टेस्ट होता है कि जिसका हम चेक करें कि फैक्टर 8 की कमी है या 9 की है या डी की है, बिल्कुल है। अब ब्लड से सैंपल ले, फैक्टर 8 की टेस्ट कराए, इसको हम ब्लड में डायरेक्ट चेक करते हैं, लेकिन इट टेक टाइम। अब बच्चे उससे ब्लड से ब्लीडिंग हो रही है, मे बी द बेबी विल लूज एक्सेसिव ब्लड कैन कॉज हेमोरेजिक शॉक, वो किस में जा सकता है, हेमोरेजिक शॉक। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी को देखते हुए हम ब्लाइंडली फैक्टर 8 को डाल लेते हैं। हो सकता है कि अगर 2 से 3 मिनट में फैक्टर 8 देने के बाद ब्लड स्टॉप हो गई तो टेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है, फिर वो हीमोफीलिया ए का ही पेशेंट होता है। ठीक है, और 85% होता भी इस तरह है कि फैक्टर 8 देने से ब्लड क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, हाँ बस इतना, मतलब ज्यादा नहीं है, कम है, मतलब ऑनसेट जल्दी है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है, इफेक्ट जल्दी देता है लेकिन ज्यादा देर तक देता है। ठीक है ना, देंगे बिल्कुल, ये जो फैक्टर्स है ना, इसकी कंसंट्रेशन को जनाब नॉर्मलाइज करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और हाँ, और इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में इन तीनों की मिक्सचर भी होती है। ठीक है ना, तो इसकी कमी को पूरी भी कर देती है। नेक्स्ट देखे, टाइम कितना हुआ है, एक पढ़े के ना, हाँ पढ़े के ना, बस बात सुने, ओके नहीं पढ़ते, एक मिनट नहीं पढ़ते, हेलो, सिर्फ इसके बारे में 2 पॉइंट सुन ले। कल का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी, लिखना नहीं है, कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सिर्फ सुन ले कि कल हमने पढ़ना क्या है। देखे, बॉडी के अंदर अल्लाह ने जैसे कि कुछ प्रोटीन्स रखे हैं, उसका काम कोआगुलेशन है, वो ब्लड को क्या बनाता है, क्लाट बनाता है, ये सारे सुन ले। लेकिन उस क्लाटिंग फैक्टर के खिलाफ कुछ है जिसको एंटी कोआगुलेंट कहते हैं, वो क्लाट को प्रिवेंट करते हैं। बात समझ गए, मैं कहता हूँ ये तराजू है, ठीक है, ये क्लाट बनाने वाले लोग हैं और ये क्लाट को प्रिवेंट, बॉडी तब चलेगी जब इसके दरमियान बैलेंस रहेगी। अगर प्रो कोआगुलेंट ज्यादा हो जाए, एंटी कोआगुलेंट कम हो जाए, तो कोआगुलेशन होगी, क्लियर है, थ्रोम्बस बनेगा, क्लाट्स बनेंगे, इस्कीमिया होगी, क्लियर है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, अगर प्रो कोआगुलेंट कम हो जाए और क्या बढ़ जाए, तो फिर ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग, जहां पे नॉर्मल क्लाट्स बनने थे वो भी नहीं बनेंगी, क्लियर है। तो कहने का मतलब प्रो कोआगुलेंट शुड बैलेंस विद एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। अब जो प्रोटीन सी एंड एस है, सिर्फ ये याद रखें,
ये वो प्रोटीन है जो लीवर बनाती है। क्या बनाती है? लीवर। और दिस प्रोटीन सी एंड एस एक्चुअली एक्ट एज एंटीकोआगुलेंट। ये क्या है? एंटीकोआगुलेंट। ये क्या करते हैं? हमने क्या कहा था कि अगर ब्लड जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले कौन सा चीज पार्ट लेते? प्लेटलेट्स। वो जिस प्रोसेस के तहत काम करती है उसका नाम है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ये सबको पता है। फिर प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बाद क्या होती है? उसमें फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है और वहां पे मेश बनता है। अब मेश बनने का मतलब वहां पे क्लाट बन गया। अब ये फेब्रिन बनता काम करता रहेगा, तो अगर क्लाट को ये बियॉन्ड द क्या बनाए? लिमिट। ये अच्छी बात है? नहीं। तो एक्चुअली फेब्रिन की एक्टिविटी को फिजियोलॉजिकल लिमिट में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। क्या? फेब्रिन क्लाट बनाता है, लेकिन क्लाट शुड बी इन द लिमिट। अगर ये ज्यादा बने तो आर्टरी को ब्लॉक करेगा। फेब्रिन की क्लाट को बियॉन्ड द लिमिट ना लेके जाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सी एंड एस। प्रोटीन सी एंड एस फेब्रिन को नॉर्मल, उस मेश वर्क को या क्लाट को नॉर्मलाइज रखता है। कुछ लोग होते हैं जिसमें प्रोटीन सी एंड एस की क्या होती है? डेफिशिएंसी। उन लोगों में या तो लीवर काम नहीं करता, या बाई बर्थ लीवर में कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है जो क्या नहीं बना सकता? सी एंड एस। जब ये नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, ये कम होगी, तो फेब्रिन को कोई रोकने वाला होगा? तो फिर ज्यादा क्या बनेंगे? कोआगुलेशन क्या होगी? इसको कहते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। क्या कहते हैं? हाइपर कोएगुलेबल। तो वो क्लाट वेसल ऑफ द हार्ट में बन सकते हैं कि नहीं? हार्ट अटैक करा सकती है। वो क्लाट ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम करके स्ट्रोक करा सकती है। तो प्रोटीन सी एंड एस कैन कॉज स्ट्रोक, कैन कॉज एमआई, because it cannot prevent fibrin from its clot that can cause hypercoagulable state। क्लियर है? कल इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद विटामिन के का कोएगुलेशन में रोल है कि नहीं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सबसे बात सुने, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो आज तक भी अगर किसी बंदे ने एनएलई पास भी किया है और आप उससे ये पूछे कि हेमाटोलॉजी में सबसे कंफ्यूजिंग एरिया बताए, यहाँ पे मैं काम भी ज्यादा करूँ, याद भी ना रहे और क्वेश्चन भी ज्यादा आ जाए, वो ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया, व्हिच इज ब्लड कैंसर। वो क्या है? ब्लड कैंसर है। तो एलएल, एएमएल, सीएलएल, सीएमएल, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे कैंसर है। मैं इसके ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स से बाहर एग्जामिनर जा नहीं सकता। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो उनमें से जरूर कुछ ना कुछ क्लू देगा तो पूछेगा। और वो देखे स्टूडेंट वो नहीं है कि वो आंखें बंद करे यहाँ से बस जाए 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 इस तरह मरी पहुंच जाए। स्टूडेंट वो है जो रास्ते में मोड़ के लेवल पे हर एक बोर्ड को याद करे। अगर आपको बोर्ड याद है तो आपको रास्ता आसान हो जाता है। तो इफ यू नो द ट्रिक्स एंड इफ यू नो द पॉइंट्स इन कंटेंट, वो पूरा टॉपिक आसान हो जाता है। हर एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक से कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होती है। कल इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ल्यूकीमिया स्टार्ट करें और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है? 9:30 पे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। समा जैसे हो अजीब लेके आए हो, और अजीब जैसे हो। हाँ, और गरीब जैसे हो। ठीक ठाक। हाँ जी हाँ।